ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ना एक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स यूज करके, बेसिकली फ्लोइंग चार्जेस यूज करके एक सब्सटेंस को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो इसकी हम अगर देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और जो लाइसिस है ना, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस जो होगा उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने आनी चाहिए। ठीक है ना, वो केपेबल होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ताकि उससे जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरे तो वो क्या कर सके, अपने आप को ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम इसको डिफाइन कर लें तो हम कहेंगे जी कि इलेक्ट्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन, इज द ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है। अब जरा बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हम जरा कुछ बेसिक टर्म्स हैं और डायग्राम्स हैं वो समझ लेते हैं। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो उसके लिए मैं जल्दी से आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं ना, तो एक हम लेते हैं एक अदद बड़ा सा बीकर। ठीक है, उस बड़े से बीकर में जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं, वो सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है। ये तो बीकर आ गया ना, इसको बीकर बोलते हैं। बीकर को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कंटेनर है बेसिकली एक सिर्फ। जो आप सोल्यूशन इसमें डालते हो ना, वो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, और ऐसा सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रिसिटी पास होने, या अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारा ये पढ़ा हुआ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वो क्या है, कि अब इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहाँ से, तो वो एक बैटरी से आएगी। ठीक है, जिसमें बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो छोटी वाली लाइन को हम मानते होते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हम बड़ी वाली लाइन को मानते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का सिंबल है। अब इस बैटरी में चार्जेस तो अपने पास अक्यूमुलेट हुए हैं, लेकिन उनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए होगी, एक अदद वायर चाहिए होगी। ठीक है, तो इसको भी साथ साथ लेबल करते हैं, ये हमारी बैटरी। फिर हमें चाहिए वायर्स जिसके थ्रू करंट ट्रैवल करेगा या चार्जेस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम वायर्स को डायरेक्टली जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट में डिप नहीं करते, हम मेटल के बार्स यूज करते हैं। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक मटेरियल के बार्स यूज करते हैं जिनको हम अंदर डिप करेंगे। अगेन ये मटेरियल भी ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। ठीक है, ये रॉड्स हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसको हम वायर से कनेक्ट करेंगे। और इन रॉड्स को हम जो है एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले रॉड्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो रॉड जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, अब क्योंकि एक जो रॉड है वो किस टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इधर देखो जरा। एक रॉड जो ये वाला है, ये हमने किस टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव। तो इस रॉड पे भी ना नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये आपके पास नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। जबकि जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये इलेक्ट्रोड यानी ये रॉड भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इसको हम बोलेंगे जी पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड।
तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि वो जिस टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है उन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने समझना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ना, अब इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और हमारे पास फॉर एग्जांपल, हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं NaCl एक्वस। ठीक है, तो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना फ्रीली मूविंग आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे और नेगेटिव आयंस भी होंगे। ठीक है, मुझे बताना इस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में से कौन सा इलेक्ट्रोड इस नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। नेगेटिव आयन जो सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है उसको कौन सा इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड? नेगेटिवली चार्ज्ड। नेगेटिव आयन को, इस नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा? आप ये कह नहीं रहे नहीं हो? नहीं, नहीं उल्टा कर सकता उल्टा। ना। सेम चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। कौन अट्रैक्ट करेगा? जो ऑपोजिट चार्ज है। जो नेगेटिव आयन है उसको किसने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ? इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ने अपनी तरफ क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जो एनाइन यानी नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एक नाम दे देते हैं, हम इसको कहते हैं एनोड। तो जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि वो एनाइन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, इसी तरह जो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है वो सॉल्यूशन में पड़े हुए पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और क्योंकि वो पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, हम इसको फिर कैथोड बोलते हैं। ठीक है, ये वो वाला इलेक्ट्रोड है जो कैटाइन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, सॉल्यूशन में पड़े हुए कैटाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं जरा कुछ, ये बेसिकली हमने पूरी डायग्राम कंप्लीट बना ली है। ठीक है, इसमें एक स्विच लगाएंगे ताकि हम ऑन ऑफ कर सकें अपना apparatus। इधर एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्विच आ गया, इसको हम स्विच बोलते हैं इधर जो लगा हुआ है। अब आते हैं जरा इन टर्म्स पे कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे पहले नंबर 1 पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है। हम इसे बोलते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन है विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, अ सोल्यूशन या अ सब्सटेंस which allows electricity to pass through it। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस या सॉल्यूशन हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास होने देता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कौन कौन एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स। आपके पास अगर एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड हो तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? अगर नहीं। एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड नहीं कर सकता ना, बट हम एक मोल्टन आयनिक कंपाउंड को क्या यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्रीली फ्रीली मूविंग मूविंग आयंस। आयन होते हैं। तो एक मोल्टन आयनिक कंपाउंड अगर हो आपके पास उसको हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक्वस आयनिक कंपाउंड हो तब भी कर सकते हैं। तो तब भी कर सकते हैं क्योंकि एक्वस आयनिक कंपाउंड में भी फ्रीली मूविंग आयन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हम एसिड्स यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एसिड्स जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन पानी में जाके वो फ्रीली मूविंग आयन्स बना के देते हैं। तो हम लिख लेते हैं जी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, इनको भी यूज किया जा सकता है।
क्योंकि ये जब पानी में जाते हैं डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, तो इन तमाम में क्या चीज मौजूद है? फ्रीली मूविंग आयंस। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इधर अपने पास, ऑल दीज, all these substance can be used as electrolyte because they can conduct electricity. They can conduct electricity due to presence of freely moving ions. इन तमाम में फ्रीली मूविंग आयंस आपके पास मौजूद हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई सॉल्यूशन या सब्सटेंस जो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, और वो हमारे पास हमारे सिलेबस में मोल्टन आयनिक कंपाउंड करते हैं, एक्वस आयनिक कंपाउंड करते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स में डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है ना, वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए, ऐसे ही यूज करेंगे तो वो फिर आयनाइज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड टर्म है दैट इज इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं? तो हम कहते हैं द रॉड्स विच आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो रॉड जो आपने इलेक्ट्रोलाइट में क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। यहाँ पे देख लो जरा इसको, ये जो रॉड्स डिप किए हुए हैं हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं? अपना इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो द रॉड्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स की थोड़ी डिटेल देखते हैं। दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं, अभी हम ऊपर देख के आए हैं। एक इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और एक इलेक्ट्रोड ऐसा है जिसपे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम आप अपने पास आते हैं जी टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इसमें हमारे पास जो पहली टाइप है वो है जी, बल्कि नहीं, ये बात भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में ना एक और बात भी आती है। कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे ना, यानी एक ऐसा सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड भी हो सकता है जिसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करें तो वो इलेक्ट्रोड खुद भी डिसॉल्व होना शुरू हो जाए। ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जो जितने आपने जैसे आपने डाला था वैसे ही आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आप उनको कलेक्ट कर लेते हो, यानी वो खुद रिएक्ट नहीं करते। तो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो खुद रिएक्ट करता है, और एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो खुद रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें हम दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ते होते हैं। तो जो आपके पास खुद रिएक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोलाइट में जाके, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनर्ट या फिर अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमारे पास इनर्ट या अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड वो वाला इलेक्ट्रोड होगा जो खुद इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास हम उसको बोलते हैं जी दोज इलेक्ट्रोड्स which do not react with इलेक्ट्रोलाइट। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा, खुद कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। और जो दूसरी टाइप है वो है जी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में जाके जैसी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं खुद भी रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दोज इलेक्ट्रोड्स which react with the electrolyte, ठीक है, एग्जांपल्स में अगर देखें तो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की जो एग्जांपल है ना,
वो है जी ग्रेफाइट। ठीक है, अगर ग्रेफाइट का आपने इलेक्ट्रोड लिया हो यानी कार्बन का। और दूसरी एग्जांपल ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, खुद रिएक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोलाइट में जाके। या आप तीसरी एग्जांपल प्लेडियम भी लिख सकते हैं। प्लेडियम, प्लेटिनम का सिंबल इज Pt एंड प्लेडियम का सिंबल इज Pd। ये दोनों एज इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस में आप यूज कर सकते हैं। और ग्राफाइट भी यूज कर सकते हैं जो कि कार्बन सॉलिड का बनाते हैं। ठीक है, ये तमाम जो है ये कभी भी इलेक्ट्रोलाइट से खुद रिएक्शन नहीं करते, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर कराते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स है ना, उसमें आप कोई भी मेटल यूज कर लें अगर। ठीक है, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स अगर हम लिखें तो इसमें हम अपने पास कोई भी रिएक्टिव मेटल यूज कर लो। आप सोडियम का इलेक्ट्रोड ले लो, आप मैग्नीशियम का ले लो, आप जिंक का ले लो। ठीक है ना, तो कोई भी रिएक्टिव मेटल अगर आपने यूज कर लिया है या इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के अलावा कोई इलेक्ट्रोड यूज किया है तो वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ऑल अदर metals except all other metals except the ones mentioned in the inert list। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी मेटल जो कि इनर्ट की लिस्ट में है, उसके अलावा अगर कोई मेटल यूज करेंगे तो वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन शुरू कर देगा और विद टाइम वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो एक टाइम आएगा बैटरी डेड हो जाएगी क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोड डिसॉल्व हो गया रिएक्ट कर करके। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक नोट आपने याद रखना है, ये भी बेसिकली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में ही आता है, लेकिन ये चार्ज बेसिस पे है, रिएक्टिविटी बेसिस पे नहीं है। नोट ये है कि आपके पास दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैथोड, एक को हम बोलते हैं एनोड। एक को हम बोलते हैं कैथोड, एक को बोलते हैं एनोड। आपने किस तरह याद रखना है कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जो कैटाइन अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो अपनी तरफ कैटाइन को अट्रैक्ट करेगा। और एनोड वो इलेक्ट्रोड है जो अपनी तरफ से अपनी तरफ किसको खींचेगा, एनाइन को खींचेगा। ठीक है, तो इधर कैट से याद रखना है आपने कि कैथोड कैटाइन को अट्रैक्ट करता है जबकि एनोड एनाइन को अट्रैक्ट करता है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, दैट इलेक्ट्रोड which attracts the cation in the electrolyte। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैटाइन पड़ा हुआ है ना, उसको कैथोड ने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। तो मुझे बताओ कि अगर कैटाइन पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो फिर कैथोड जो कैटाइन को अट्रैक्ट कर रहा है उस पे क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, सिंस cation is positively charged then cathode needs to be negatively charged। ठीक है, तो हमारा जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब एनोड के लिए भी इसी तरह सोच रहे हैं। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जो एनाइन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनोड जो एनाइन को अट्रैक्ट कर रहा है उस पे क्या चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो हम लिखेंगे जी, दैट इलेक्ट्रोड विच attracts the anion in the electrolyte, or since anion is negatively charged, the anode will be positively charged। ठीक है,
तो हमारे पास कैथोड ने कैटाइन अट्रैक्ट करना है, कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड को नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए टू बी एबल टू अट्रैक्ट द कैटाइन। ठीक है, इसी तरह एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसने एनाइन को अट्रैक्ट करना है, तो ये ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि एनाइन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो आगे इससे क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। जी क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने कौन कौन सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है। इंट्रो हो गया हमारा। अब इंट्रो में क्या है, जरा दोबारा जाते हैं डायग्राम पे। एक एक इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप किस तरह करते हैं। तो एक बैटरी लेते हैं, वायर्स कनेक्ट करके उसके साथ इलेक्ट्रोड्स अटैच करते हैं। वो ऐसे रॉड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नॉन रिएक्टिव वाले ही पहले पढ़ेंगे। तो हमने वो इलेक्ट्रोड कंडक्ट करके एक ऐसा सोल्यूशन तैयार करना है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का केपेबल हो। वो आयनिक कंपाउंड हो सकता है मोल्टन एक्वस स्टेट में, ठीक है, या फिर कोई एसिड हो सकता है, या हमारे पास डाइल्यूट कंडीशंस में या कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का सोल्यूशन हो सकता है। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट में उस बैटरी समेत अपने इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट में पड़े हुए आयंस होते हैं, फ्रीली मूविंग आयंस, वो अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ठीक है, दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स हैं। एनोड है जो एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड है जो कैटाइन को अट्रैक्ट करेगा। एनोड क्योंकि एनाइन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एनोड पे, और कैथोड क्योंकि कैटाइन को कर रहे हैं तो वो खुद नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है ना। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद ये जब नेगेटिव चार्ज वाला आयन जो है, जब ये अपने इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो इसने अपने साथ कुछ करना है। ठीक है, इसने कन्वर्ट होना है किसी चीज में। इसी तरह जो पॉजिटिव आयन है, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा तो उधर भी जाके इसने कुछ ना कुछ काम करना है जिसकी वजह से हमें कोई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें चीजें आपके पास यूज अप होती हैं। अब जो हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करनी है ना, जो सिलेबस में है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन सिलेबस, इसमें सबसे पहली हो करेगी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन आयनिक कंपाउंड। सबसे पहली कि अगर इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन आयनिक कंपाउंड का हुआ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजी, तो उधर पड़े हुए आयंस क्या करेंगे, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है जी एक्वस आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयोनिक कंपाउंड्स। उसके अलावा आपने करनी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एसिड, यानी एसिड्स का कोई सोल्यूशन हो, डाइल्यूट एसिड्स का, तो फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। और फिफ्थ जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कली सॉल्यूशंस। अब ये सिर्फ ना मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो ये डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रोलिसिस जो हमने करनी है। ठीक है, असल में जो हम करेंगे ना, वो मैं अपने तरीके से कराऊंगा आपको। वो ये होगी, एक एक मोल्टन वाला बिल्कुल सेपरेट केस है, और फिर एक आपके पास एक्वस आयनिक कंपाउंड यानी डाइल्यूट आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन हो, या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो, उसमें बाकी सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, कि अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो, या इलेक्ट्रोलाइट एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो, तो वो दो केसेस, तो टोटल तीन किस्म की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। एक मोल्टन आयनिक कंपाउंड की, एक डाइल्यूट एक्वस आयनिक कंपाउंड, और एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस आयनिक कंपाउंड। ठीक है, इन तीन में सारा कुछ बाकी कवर हो जाएगा। तो हम उसको जो है फिर इंशाल्लाह आगे उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट वो आपको बता दे, तो उसमें आपको आयंस पता होने चाहिए कौन कौन से मौजूद होंगे। ठीक है,
तो पहली हेडिंग है, इसके बाद में खत्म करता हूँ। कहता है हाउ टू फाइंड द टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट। ये सबसे पहला स्टेप हुआ करेगा इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, कि आपके इलेक्ट्रोलाइट क्या है, उसमें कौन कौन से आयंस हैं। तो इसकी ना एक एग्जांपल करते हैं कि आपने तमाम आयंस बताने हैं मुझे। तो एक ही एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मोल्टन सोडियम क्लोराइड अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट था, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है उसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, NaCl लिक्विड, जिसमें फ्रीली मूविंग आयंस होंगे। आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से आयंस मौजूद हैं। जी बताओ जरा, इसमें क्या Na+ आयन मिलेगा सोडियम हमें? और क्लोरीन। यस। क्या हमें क्लोराइड आयन मिलेगा इसमें? यस। दोनों की स्टेट क्या होगी मोल्टन वाले सोडियम क्लोराइड में? एक्वस फॉर्म में होंगे या लिक्विड फॉर्म में होंगे? लिक्विड। लिक्विड में। यस, ये आयन लिक्विड फॉर्म में होंगे। अच्छा, क्या यहाँ पे वाटर होगा इसमें मोल्टन आयनिक कंपाउंड में? नहीं। नहीं। नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यही दो आयंस हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में पड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब है ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसने अट्रैक्ट होना एक इलेक्ट्रोड की तरफ, जो नेगेटिवली चार्ज आयन है ये दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और इनके साथ कोई ना कोई हरकत होगी जिससे प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, और हमारा NaCl जो था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि अगर वो कहता है जी कि मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम 3+ होता है, O2-, तो Al2O3। मोल्टन की बात का मतलब क्या होता है कि लिक्विड है, पानी नहीं है, मेल्ट किया हुआ सिर्फ। इसमें कौन कौन से आयन होंगे हमारे पास? एक एल्यूमिनियम 3+ मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, और एक क्या मिलेगा हमें, O2- मिलेगा लिक्विड फॉर्म में। कोई वाटर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये बार बार बात किसी वजह से कर रहा हूं। आगे आपसे कहता है सी पार्ट में कि अगर वो कहे जी एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड अगर हो आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें कौन कौन से आयन होंगे? अब एक्वस का क्या मतलब है कि सोडियम क्लोराइड पानी में। ठीक है, तो एक तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड जब पानी में जाता है तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस क्या कर देंगे, वो पड़े होंगे इसमें। एक तो Na1+ एक्वस, और दूसरा Cl1- एक्वस। साथ साथ और क्या होगा इसमें? एच एक्वस का प्लस और मतलब ओ है एच है। आप वाटर में मौजूद हो तो वाटर के भी आयंस इसके अंदर होंगे। देखो H2O जब आपके पास होता है ना तो उसमें से दो आयंस निकलते हैं, H+ और OH-। ठीक है, H+ एंड OH-, ये वाटर के दो आयंस हैं, जो कि हमेशा कहीं पे थोड़ा सा भी नाम आ गया ना वाटर का, कहीं आ गया एक्वस, कहीं आ गया डाइल्यूट, कहीं आ गया कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसका मतलब होगा वहां वाटर मौजूद है। और जब भी वाटर मौजूद है तो वाटर के भी आयंस आपके पास सोल्यूशन में पड़े होंगे, H1+ एक्वस एंड OH1- एक्वस। तो इस केस में इस इलेक्ट्रोलाइट में दो दो कैटाइंस हैं, दो दो एनाइंस हैं। ठीक है, इसी तरह डी पार्ट में वो आपसे कहता है जी डाइल्यूट मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो पहले तो मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या होता है, MgNO3 होल ट्वाइस। और डाइल्यूट का मतलब क्या है कि पानी में या मेल्ट किया हुआ, क्या किया हुआ? डाइल्यूट सॉल्यूशंस किधर बनाते हैं हम? पानी में बनाते पानी हैं। में। यस, इसका मतलब है ये क्या है, एक्वस। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम 2+ का कैटाइन भी होगा और वाटर वाला H+ का कैटाइन भी होगा, क्योंकि वाटर में है ये। इसी तरह एनाइंस में नाइट्रेट जो सॉल्ट से आ रहा है वो वाला भी आपके पास आयन होगा, और OH जो वाटर से आ रहा है वो वाला भी आयन इस इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा होगा। तो ये टोटल आयंस हैं जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पड़े हुए हैं। इसी तरह वो आपसे बोले, वो बोले जी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या मतलब है कि आपने HCl का एक वाटर में क्या बनाया है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है।
ठीक है, यानी ढेर सारी HCl की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में ऐड की है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड का लफ्ज नजर आ जाए आपको, कहीं पे नजर आ जाए क्या चीज, डाइल्यूट का लफ्ज, कहीं पे एक्वस का लफ्ज, इसका क्या मतलब होता है, वाटर इन्वॉल्व है। सिर्फ मोल्टन वाले केस में वाटर नहीं होता। ठीक है ना। तो हमारे पास इधर कौन कौन से आयन्स होंगे, HCl बोलते हैं हम, HCl एक्वस बोलेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्वस। इसमें कौन कौन सा आयन है, एक तो HCl से आने वाला H+ एक्वस, और Cl नेगेटिव एक्वस, ये HCl से आए हैं। इसके अलावा वाटर मौजूद है तो वाटर वाले आयन्स भी होंगे, ये H+ जो वाटर से आया है, और ये OH जो वाटर से आया है। ये आयन्स इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पड़े होंगे। फिर आपसे वो कहता है जी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। यस, H2SO4। और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, सोल्यूशन बनाए तो aqueous। अब पता लग गया ना वाटर है इसमें, तो हमारे पास एक तो H2SO4 से आने वाला H+ और सल्फेट आए, H+ एक्वस एंड SO4 2- एक्वस, ये जो H2SO4 से आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें वाटर भी मौजूद है, एक्वस का मतलब है। तो वाटर से आने वाला H+ और वाटर से आने वाला OH-, ये भी सोल्यूशन में पड़े होंगे। ठीक है। तो हमारे पास, हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में अगर निकालना है कि उसमें कौन कौन से आयन्स हैं, तो आपने अब से वाटर को कंसिडर करना है जब आपके पास क्या लफ्ज नजर आ जाए हमें, एक्वस, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो हम अपने पास नोट लिख लेते हैं एक, मोल्टन मीन्स दैट द कंपाउंड मेल्टेड। ठीक है। एंड नो वाटर वॉज इन्वॉल्व, एंड नो वाटर वॉज इन्वॉल्व, जबकि एक्वस, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड ऑल मीन दैट solutions were made in water. So always remember to write ions of water, यानी H2O, जो कि कौन से हैं, विचार H+ एंड OH-। ठीक है। तो ये दो आयंस आपने फिर लाजमी मेंशन करने हैं, कहीं पे एक्वस, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड का लफ्ज नजर आ जाए, इसका मतलब वहाँ वाटर इन्वॉल्व है, आपने वाटर में सोल्यूशन बनाए। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि आपने थोड़ा सा सोल्यूट डाला उसमें, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है ढेर भर के सोल्यूट डाला उसमें। ठीक है ना। तो हमारे पास H+ और OH वाटर बेशक थोड़ा है या ज्यादा है, हमारे पास हमेशा आयंस अपने देगा फिर इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है इतनी बात? जी। क्लियर है सर। ठीक है। तो हमारे पास ना, हम इससे आगे अब इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ ही जाएंगे। बट मैंने आपको बता दिया कि ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ चेक लिस्ट है कि क्या हमें आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करने आती है, मोल्टन वालों की, क्या एक्वस आयनिक कंपाउंड्स की करने आती है, डाइल्यूट आयनिक कंपाउंड या कॉन्सेंट्रेटेड आयनिक कंपाउंड के लिए करने आती है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के लिए करने आती है, एल्कली सॉल्यूशन के लिए करने आती है। अगेन, हैं तीन केसेस हैं, एक मोल्टन वाला केस है, एक किसी डाइल्यूट या एक्वस सॉल्यूशन का केस है, और एक है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो तब कैसे सोचते हैं। ये तीन टोटल केसेस होंगे, और इसमें ये सारे कवर हो जाएंगे, आप आराम से फिर सारों की कर सकोगे। ठीक है ना।